इसमें आरसी सर्किट में आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें थोड़े से एक दो क्वेश्चंस पहले देखते हैं। एक पॉइंट वैसे और बचा है बताने के लिए, बाकी ऑलमोस्ट खत्म है चैप्टर। तो पहले क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है, इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट फाइंड current in the circuit at the moment when rate of energy stored in capacitor is maximum. Find current in the circuit at the moment when rate of energy stored in capacitor is maximum. बाकी वेरिएबल्स जो चाहिए वो स्टैंडर्ड आरसी सर्किट के ले सकते हैं हम लोग। ईएमएफ, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। देखो करो ट्राई। देखो इसमें अगर ट्राई कर लिया है तो देखो, चार्जिंग आरसी सर्किट में चार्ज ऑन कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, और उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू बनेगी सी इंटू ई की। ठीक है, विच विल बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब थ्योरेटिकली देखें तो इनफाइनाइट टाइम होगा, बट प्रैक्टिकली देखें तो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करता है आर इंटू सी पे। आर इंटू सी जिसको हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट बोला था, और टाइम कांस्टेंट वो टाइम था जिसमें 63% ऑफ रिमेनिंग चार्ज आ जाता है। तो सपोज करो कि अगर कैपेसिटर माइक्रोफैरेड में है और रेजिस्टेंस ओम में है, 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम, तो भी वो जो आरसी टाइम कांस्टेंट है उसका वैल्यू मिली सेकेंड से भी कम का बनेगा। तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा चार्ज हो जाएगा। तो बोलते जरूर हैं कि थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिकली टाइम बहुत कम होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो इस केस में क्या कह रहा है, करंट इन दी सर्किट बताना है व्हेन रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लिख लो, क्या बनती होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट जनरल टाइम टी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट जनरल टाइम टी। तो एनर्जी को लिखेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो क्यू की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा हाफ सी ई स्क्वायर और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। लेकिन ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में है, हमको निकालना है रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड शुड बी मैक्सिमम। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डी यू बाई डी टी की वैल्यू देखो निकालो क्या आती है, ये होगी हाफ सी ई स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1 अपॉन आर सी और ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो ध्यान से डिफरेंशिएशन। तो डी यू बाई डी टी की वैल्यू आएगी ई स्क्वायर बाई आर, चेक करो 2 कैंसिल हो जा रहा है, और ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। अब हम ध्यान से देखो तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड को हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है ना, और इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए एक काम ये कर सकते हो, अगर हम इसको x लेट कर लें तो क्या ये वैल्यू 1 माइनस एक्स हो जाएगी, और x इंटू 1 माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। क्यों भाई, x इंटू 1 माइनस एक्स को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो x का वैल्यू हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि Yes. e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो अब हमें निकालना था करंट, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट होता है ई बाई आर ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। तो करंट का आंसर आ जाएगा E/2R। देख लो, जैसा कहता जा रहा है वैसे करते जा रहे हैं। क्लियर है। Yes, sir.
और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आंसर इसका अगर मैं ई की पावर में ही छोड़ दूं तो आना चाहिए 40 ब्रैकेट ई टू द पावर -2 ई टू द पावर -4 माइक्रोजूल। तो कैलकुलेट करोगे तो ये आना चाहिए 4.7 माइक्रोजूल। देखो इसमें क्या कर सकते हो, देखो इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो, और या फिर वो जो वर्क एनर्जी करके बताया था एनर्जी से भी निकाल सकते हो। तो ऑलरेडी कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज गिवन है, तो अगर हम एनर्जी से कैलकुलेट करें विदाउट इंटीग्रेशन तो ऐसे देखो, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट जनरल टाइम टी। तो जनरल टाइम टी पे चार्ज ऑन कैपेसिटर का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था, तो ये आया था क्यू ई टू द पावर -t/RC। ठीक है, अब इसमें हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में कैपेसिटर पे जितना चार्ज कम हुआ होगा, यानी कैपेसिटर की जितनी एनर्जी डाउन हुई होगी वही हीट में डिसिपेट हुई होगी, क्योंकि और कोई तो है नहीं, बैटरी तो है नहीं, डिस्चार्जिंग सर्किट है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इंस्टेंस में हीट जनरेट हो रही है। तो जितना कैपेसिटर की एनर्जी डाउन हुई होगी उतना ही उसमें हीट जनरेट हुई होगी। तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एट टी इक्वल टू T1 अगर तुम Q1 निकालोगे तो ये आएगा Q ई टू दी पावर -T1/RC। और इसी तरह से T इक्वल टू T2 पे Q2 निकालोगे तो ये आएगा Q ई टू दी पावर -T2/RC में। तो U लॉस इज इक्वल टू हीट, और इसको हम लोग लिखेंगे U1 माइनस U2, U2 माइनस U1 नहीं लिखेंगे, तो U1 माइनस U2 हो जाएगा Q²/2C एंड ब्रैकेट कितना हो जाएगा ई टू दी पावर -2T1/RC माइनस ई टू दी पावर -2T2/RC। तो ये देख लेना, वैल्यूज रखोगे तो यही आ जाना चाहिए 4.7 माइक्रोजूल। कर लिया होगा ये तो। यस यस यस। ऑल्टरनेटली अगर हम इंटीग्रेट करके करते हैं तो क्या करेंगे, तो करंट इन दी सर्किट क्या होती है, करंट इन दी सर्किट का फॉर्मूला होता है Q/RC ई टू दी पावर -T/RC। तो यहाँ से हीट को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल I²R dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2, तो ये भी सॉल्व करने में इतना ही आएगा, ध्यान रखो। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी, छोटा सा पॉइंट था आरसी सर्किट में, कि अगर चार्जिंग आरसी सर्किट है और इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, तो जैसे ही हम स्विच क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर का जो बिहेवियर है वो एक वायर की तरह होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सर्किट तुम्हारे सामने है जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, लेकिन हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस गिवन सर्किट को कन्वर्ट कर लेंगे बाय रिप्लेसिंग ऑल कैपेसिटर्स विद अ सिंपल मेटल वायर, एंड इट विल बिकम करंट क्वेश्चन, मतलब करंट वाला क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएगा। और अगर बोलेगा कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज देन कैपेसिटर ब्रांच इज ओपन, तो हम उस ब्रांच को ओपन सर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी अगर t इक्वल टू 0 या t आफ्टर ए लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट की बात करेगा, तब तो हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। टाइम का वेरिएशन निकालने के लिए हमें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा, बट अगर टाइम का वेरिएशन नहीं पूछा हुआ है, केवल इनिशियल फाइनल पूछा हुआ है, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो उसके भी एक दो प्रॉब्लम करते हैं। देखो जैसे ये है, आईआईटी का ही क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ध्यान से। अब स्टेडी स्टेट कह रहा है, मतलब स्टेडी स्टेट मतलब कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम।
सर हाँ बोलिए। सर स्टेडी स्टेट मतलब समझ में नहीं आया। तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जब इस सर्किट को कनेक्ट किया होगा तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हुआ होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है उस वक्त उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब कि चार्ज निकालना है कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। तो हमको करना क्या है इस सिचुएशन में, कोई भी सर्किट अगर तुमको इस तरह से गिवन है तो तुम कैपेसिटर वाले ब्रांच को ओपन एज्यूम कर लो। मान लो कि वो कैपेसिटर वाले ब्रांच में कैपेसिटर है ही नहीं, ठीक है, और कैपेसिटर नहीं है, चाहो तो दूसरा सर्किट बना लो अगर इसमें विजुलाइज नहीं हो रहा है तो उस दूसरे सर्किट में वो कैपेसिटर हटा दो, पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क कर लो, तो वो सर्किट तुम्हारा करंट वाला सर्किट बन जाएगा। उसके बाद तुम्हें वी ए माइनस वी निकालना है क्या होगा, क्योंकि बाकी जगह से तो करंट फ्लो कर सकती है ना इस सर्किट में, कैपेसिटर वाले ब्रांच से नहीं करेगी। तो बाकी सर्किट को सॉल्व करके वी ए माइनस वी निकाल लो, वो जो वो सेम वही मेथड है जो हम लोगों ने करंट में किए हैं क्वेश्चंस। एक बार वी ए माइनस वी आ गया तो उसमें कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करके हमको चार्ज मिल जाएगा, या फिर वी ए माइनस वी आ गया तो एनर्जी सीधे सीधे हाफ सी वी स्क्वायर बन जाएगी। ये है, ठीक है ना। इसमें हमको यस। कि रिप्लेस कैपेसिटर विथ ओपन सर्किट, पहला स्टेप तो यही है। तो कैपेसिटर को ओपन सर्किट करने के बाद मतलब ये हुआ कि इसमें हम बीच वाली ब्रांच को हटा ही दें, ठीक है। तो मतलब ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब देखो बाकी सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इधर से 1 आ रही है, इधर से 2 आ रही है, तो इधर जा रही होगी, सॉरी, इधर जा रहा होगा करंट कितना, 3 एम्पियर। तो यही 3 इधर आ रहा होगा, ठीक है, यही 3 इधर आ रहा होगा। अब इधर से 2 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इधर भी 3 जा रहा होगा, तो इस वाले में जा रहा होगा 6 एम्पियर। तो हमें करंट सभी जगह मिल गया। अब हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी सिंपली। तो वी ए माइनस वी बी कैसे निकालते हैं, ए से चल के बी तक पहुंचना है, कोई भी कंडक्टिंग पाथ ले सकते हैं, तो ये वाला पाथ ले लेते हैं ए से बी जाने के लिए, ये वाला। तो वी ए माइनस वी बी लिखो, इसमें क्या होगा, 5 × 3 हो गया +15, फिर 3 × 1 हो गया +3, और फिर -2 × 3 यानी कि -6। तो ये कितना बन गया, ये 12 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो एक तरह से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को हम लोग लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू थी 4 माइक्रोफेरेड और वी हो गया 12 स्क्वायर, बस यही आंसर हो जाएगा, 288 माइक्रो जूल, ठीक है ना। कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट फ्लो हुआ होगा, लेकिन कब हुआ होगा, बिफोर स्टेडी स्टेट। क्लियर है सभी को, बताओ। यस सर। और देखो, और देखो नेक्स्ट, देखो कुछ सर्किट ऐसे भी होंगे जिसमें कैपेसिटर ब्रांच को ओपन करने के बाद करंट फ्लो कर सकता है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था कि बाकी जगह से करंट पास हो रहा है। अच्छा, कुछ सर्किट ऐसे भी हो सकते हैं कि कैपेसिटर को अगर हम ओपन कर दें तो सर्किट में कहीं और क्लोज्ड पाथ नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स कि उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। देखो करो, पहले थोड़ा सोचो ध्यान से, पहले यस। फिर बताते हैं। देखो इस केस में क्या है, सबसे पहले तो एक चीज ये ऑब्जर्व करने वाली है कि इधर वाले ये दोनों 3 माइक्रोफेरेड क्या लगता है पैरेलल में है या नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही हो गया ना एक तरह से। इसी तरह से ये 1 और ये 1 भी पैरेलल में ही आएंगे। तो इस सर्किट को पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना लेता हूँ। ये 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, और इधर 3 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड। ये बीच में पॉइंट बी है और ये पॉइंट एफ है,
और ये पॉइंट G है। एक्चुअली पॉइंट F और पॉइंट D अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है। और इसी तरह से पॉइंट G और पॉइंट E भी अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है। ठीक है, और बचा हुआ एक और जो कैपेसिटर है वो इन दोनों के बीच में है। तो ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और बाकी सर्किट इधर है, देखो। टेन ओम, 100 वोल्ट एंड 20 ओम। ठीक है ना। अभी देखो कि कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? ठीक है, कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जरा सोच के बताओ कि क्या कोई और रास्ता है जहां पे करंट फ्लो हो पाए। देखो ये ब्रांच भी ओपन हो गई, ये ब्रांच भी ओपन हो गई, ये ब्रांच भी ओपन हो गई, यानी इन पॉइंट से तो कोई करंट पास नहीं हो सकता है। तो बैटरी का करंट अगर जाएगा तो वापस कहां से आएगा? तो सबसे पहले तो इसमें यही सोचने वाला है कि इस केस में बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा। स्टेडी स्टेट में बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से ये सोचो कि जब हमने इस सर्किट को कनेक्ट किया होगा और चार्जेस फ्लो हुए होंगे, तो क्या ये बोल सकते हैं कि इस ब्रांच में जाने वाला जो चार्ज रहा होगा वो लेट से Q1 रहा होगा और इस ब्रांच में जाने वाला चार्ज रहा होगा Q2? तो ये तो बोल सकते हैं ना कि इन दोनों 3 पे चार्ज Q1 रहा होगा और इन दोनों 1 पे भी टोटल चार्ज Q1 रहा होगा। तो एक तरह से ये दोनों सीरीज में हो गए या नहीं हो गए, ये बताओ। ठीक है, यस सर। और एक खास बात, पॉइंट F और पॉइंट G के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो पॉइंट D और पॉइंट E के बीच का है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो? तो देखो ये निकाल सकते हैं F से चल के G तक पहुंच के। तो F से चल के जब G तक पहुंचोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप में तुम्हें सिर्फ एक बैटरी मिलेगी बस। तो ये टोटल वोल्टेज जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 100 वोल्ट्स। क्लियर? अब ये बताओ कि इनके अक्रॉस वोल्टेज अगर हम V1 ले लें और इनके अक्रॉस वोल्टेज अगर हम V2 ले लें, तो ये 3 और ये 1 सीरीज में है। तो सीरीज में वोल्टेज डिवीजन कैसे होता है? यानी V1:V2 की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं कैपेसिटर में सीरीज में वोल्टेज डिवीजन? क्या रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो, सॉरी कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, याद करो। यस यस सर। यस। एक तरफ कैपेसिटर 1 है और एक तरफ 3 है, 3 इधर 3 है इधर 1 है, तो वोल्टेज का डिवीजन इधर 1 होगा और उधर 3 होगा। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3। तो यहाँ से हम लोगों को निकल जाएगा कि जो V1 की वैल्यू है वो 25 वोल्ट्स हो जाएगी और जो V2 की वैल्यू है वो 75 वोल्ट्स हो जाएगी। देखो, तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था इसमें VA माइनस VB। तो देखो VA माइनस VB का मतलब हो जाएगा 25 वोल्ट्स और VB माइनस VC का वैल्यू हो जाएगा 75 वोल्ट्स। अगर हमसे अलग अलग कैपेसिटर पे चार्ज भी पूछेगा तो अब निकल आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है, चार्ज निकालना है तो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई कर देना है सीधे सीधे। बताओ, यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, वो भी कर लेते हैं। और उसको हम लोग लिखेंगे जनरल आरसी सर्किट विथ सिंगल कैपेसिटर। देखो अभी तक जो हमने आरसी सर्किट में टाइम का फंक्शन निकाला था, मतलब करंट का टाइम का फंक्शन, चार्ज का टाइम का फंक्शन, वो हम लोगों ने एक सिंपल आरसी सर्किट के लिए निकाला था जिसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है और एक ही कैपेसिटर है और एक बैटरी है। इट वो सिंपल आरसी सर्किट बाय डिफॉल्ट जो होता है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं जनरल आरसी सर्किट में कि अगर हमें किसी जनरल आरसी सर्किट में, जैसे ये ऊपर जो बना हुआ है ये जनरल आरसी सर्किट हो गया, तो जनरल आरसी सर्किट में हम टाइम का फंक्शन कैसे निकालेंगे, करंट की वैल्यू को और चार्ज की वैल्यू को?
तो देखो हम लोग जनरल आरसी सर्किट हम लोगों के सिलेबस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर वाला तो सिंपल है, बट और कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि प्रोसेस वही होता है कि हम पहले केवीएल लगा के क्यू और आई में रिलेशन बनाएंगे। तो अगर मान लो लूप ज्यादा होंगे तो Q1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, तो उनके बीच में डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगे, फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो उतना है नहीं, उतना मैथ्स नहीं है सिलेबस में, तो इसलिए वो पार्ट तो हमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई जनरल आरसी सर्किट है जिसमें कैपेसिटर एक ही है, मतलब कैपेसिटर सिंगल होना चाहिए, तो उस सर्किट को हम लोग थोड़ा एक शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें वो सारी इक्वेशंस केवीएल या इंटीग्रेशन वो सब इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, बैटरी कितनी भी हो सकती है, बट कैपेसिटर जो है वो सिंगल होना चाहिए। या फिर ऐसा हो कि भाई दो कैपेसिटर हैं लेकिन अगल बगल लगे हुए हैं, तो अगर दो कैपेसिटर अगल बगल लगे हुए हैं तो हम इनको कंबाइन करके सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी आरसी सर्किट हो, कैसा भी आरसी सर्किट हो, अगर चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो जो चार्ज का फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा। करंट का जो फंक्शन होगा सर्किट में वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा या एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। मतलब जो नेचुरल लॉ है वो तो हमेशा होल्ड करेगा, जो चेंजेस हैं वो एक्सपोनेंशियली होंगे, भले ही जो भी इक्वेशंस बन के आए, क्योंकि वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम in any general RC circuit can be written as, तो उसको लिख सकते हैं स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर टी अपॉन टाउ इक्विवेलेंट। मतलब ये कि मैंने ये कहा कि फंक्शन तो यही रहेगा। हाँ, अब ये है कि इस फंक्शन में जो बाहर कांस्टेंट आ रहा है और जो टाउ इक्विवेलेंट आ रहा है, ये दो चीजें उस सर्किट पे डिपेंड करेंगी, बाकी फंक्शन का नेचर ऐसे ही रहेगा। अगर वो जीरो से चार्ज होना शुरू हुआ है तो फाइनली उस पर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, ग्राफ उसका वैसे ही आएगा जैसे हम लोगों ने बनाया था, बस ग्राफ की इनिशियल फाइनल वैल्यूज और उसका स्टेडी स्टेट में पहुंचने का जो नेचर है वो थोड़ा चेंज होगा, यानी कि कैपिटल क्यू और टाउ इक्विवेलेंट ये दो चीजें हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि कैपिटल क्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कैपिटल क्यू को लिखेंगे इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी ए माइनस वी बी। अब सी इक्विवेलेंट मैंने इसलिए लिख दिया, वैसे तो एक ही कैपेसिटर है, लेकिन मान लो कि दो कैपेसिटर हैं बिल्कुल अगल बगल लगे हुए हैं, तो उनको कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं, सिंगल कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड सी इक्विवेलेंट, ठीक है। एंड वी ए माइनस वी बी क्या बनेगा, तो वी ए माइनस वी बी को लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लास्ट टू क्वेश्चंस में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर तो निकाल ही लिया ना स्टेडी स्टेट में, तो अगर हम उसमें कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर मिल जाएगा, स्टेडी स्टेट चार्ज, ठीक है। एंड टाउ इक्विवेलेंट क्या होगा, तो टाउ इक्विवेलेंट को लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट तो सीधे सीधे आ जाएगा, बट आर इक्विवेलेंट क्या है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across capacitor terminals when all the batteries are replaced by wires, ठीक है। तो देखो ये एक तरह का शॉर्ट ट्रिक है, बट ये शॉर्ट ट्रिक कब एप्लीकेबल होगी वो मैंने हेडिंग में ही डाल दिया है। अदरवाइज कोई भी जनरल आरसी सर्किट है उसको सॉल्व करने का तरीका वही है कि हमें केवीएल से करंट और चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, उन इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। बट वैसा कोई क्वेश्चन ना तो पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड वाली नहीं है, ठीक है। तुम ये देख लो कि इस मेथड को अप्लाई कैसे करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक इसमें एग्जांपल लेके ही करते हैं। सपोज ये तो एक बैटरी हो गई,
एक इसमें स्विच लगा देते हैं बीच में। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ ई ले लेते हैं। इधर एक रेजिस्टेंस 2R हो गया, इधर एक रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है, और इधर एक रेजिस्टेंस सपोज 3R हो गया, और ये C है। देखो ध्यान से, तो इसको मैं जनरल आरसी सर्किट बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, कैपेसिटर भी अलग टाइप से लगा हुआ है, सिंपल आरसी सर्किट नहीं है ये। क्वेश्चन ये है इसमें, द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में निकालना है करंट थ्रू द बैटरी just after closing switch। बी पार्ट में करंट थ्रू बैटरी लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच, और सी पार्ट में चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो इसका ए पार्ट और बी पार्ट करने के लिए मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम कर सकते हो। तो पहले ए पार्ट और बी पार्ट करो। भाई हमको मालूम है कि अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है और स्विच क्लोज कर रहे हैं, तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद वो कैपेसिटर बन जाएगा वायर, और लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच व्हेन स्टेडी स्टेट हैज रीच्ड देन कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किट। तो ए पार्ट और बी पार्ट के लिए तो हमें यही करना है। सी पार्ट में हमें जरूरत पड़ेगी जो मैंने ऊपर लिखा है उसकी। पहले ए और बी पार्ट बताओ क्या आते हैं आंसर्स। तुम अलग से सर्किट बना ही सकते हो इनफैक्ट, जैसे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच क्या करो, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच सर्किट ये बन जाएगा। ये तो क्लोज हो गया, कैपेसिटर वाली ब्रांच को भी हम लोग शॉर्ट कर देंगे, बस ऐसे समझ लो। तो ये जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच का सर्किट है। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आएगा 2R प्लस 3R/4। कितना हो जाएगा ये 11R/4। तो करंट थ्रू बैटरी कितना हो जाएगा, करंट थ्रू बैटरी हो जाएगा 4E/11R। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर बी पार्ट में लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच में फिर से इसी सर्किट में स्विच तो क्लोज है, कैपेसिटर वाली जो ब्रांच है उसको ओपन कर देना है। मतलब अब कैपेसिटर वाली ब्रांच में तुम ध्यान से देखो तो कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो जो भी करंट होगा वो 2R और R के थ्रू जाएगा। तो अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3R, और करंट थ्रू बैटरी की वैल्यू हो जाएगी E/3R। बताओ ए पार्ट बी पार्ट में कोई डाउट है तो। आंसर अलग क्यों आ रहे हैं भाई ऋषभ, आपके क्या डाउट है। अरे सर वो जल्दी जल्दी कैपेसिटेंस की तरह ट्रीट कर ठीक है, अब हम आते हैं सी पार्ट yes में जिसमें हमको ये यूज करना है। तो देखो स्टेडी स्टेट में अभी देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी दिख रहा है तुमको सेकंड वाले फिगर में, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में कितना चार्ज है वो हमको इस सर्किट से पता चलेगा, कैपिटल क्यू की वैल्यू। तो अब इस सर्किट में देखो तुमको करंट की वैल्यू तो मिल ही चुकी है, और ये करंट सारा का सारा इस आर से पास हो रहा है। देखो तो
तो इन स्टेडी स्टेट जरा हम लोग निकालते हैं वी ए माइनस बी बी क्या होगा। तो सेकंड वाले फिगर से वी ए माइनस बी बी निकालोगे तो वो आई आर आ जाएगा। आई आर का मतलब ये वैल्यू आ जाएगी ई बाई 3। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू, कैपिटल क्यू यानी कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, तो वो बन जाएगा सी ई बाई 3। यानी जो फंक्शन हमको लिखना है उसके बाहर का कांस्टेंट तो मिल गया। ठीक, अब बात आती है टाउ की। तो टाउ के लिए हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें गड़बड़ हो जाती है। ये आर इक्विवेलेंट हमें बैटरी के अक्रॉस नहीं लेना है। टाउ के लिए जो आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं वो हमको कैपेसिटर के अक्रॉस लेना है और बैटरी को शॉर्ट कर देना है, अलग टाइप का है। तो इसमें देखो फिर से ये सर्किट बनाओ, ठीक है, जिसमें बैटरी को हम लोग कर देंगे शॉर्ट, रिप्लेस बाय वायर, और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे पॉइंट ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ध्यान से देखो आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा। तो हम लोग 3R में ऐड करेंगे, ध्यान से देखो तो 2R/3, तो ये आएगा 11R/3, यानी कि टाउ इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 11RC/3। तो यहाँ से फाइनली हम लोग स्मॉल क्यू लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू विच इज CE/3 ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3T/11RC। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। यस सर। अगर हम ये मेथड नहीं लगाते तो हमारे पास क्या करना चाहिए था। तो हमको करना क्या पड़ता कि यहाँ से हम लोग एज्यूम करते, सपोज इसमें करंट क्यू है, चार्ज क्यू है, और फिर इधर जाती करंट I1 और चार्ज जाता Q1, और बचा हुआ I-I1 इसमें जाता। तो दो लूप इक्वेशन बनती, उससे हम I1 और Q1 को, I1 को dQ1/dt लिख के इंटीग्रेट करते तो हमें इसके ऊपर चार्ज मिल जाता। ठीक है ना, बट जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो सारे के सारे तुम्हारे इससे हो ही जाएंगे। क्लियर है। एक इसमें और क्वेश्चन करके देखो, सिमिलर क्वेश्चन। सपोज इस तरह का है, ये R है, ये 2R है, ये 2R है, और ये R है। E and switch is closed at t equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन यही है अगेन। बाकी पिछले क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कोई पॉइंट अगर दोबारा बताना है या नहीं समझ में आया तो।
देखो पिछले क्वेश्चन में टाउ की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट से, ठीक है। नाउ व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? तो आर इक्विवेलेंट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर टर्मिनल्स। तो हमने क्या किया है कि ये कैपेसिटर टर्मिनल्स को ओपन रखा हुआ है स्टेडी स्टेट में, एंड ऑल अदर बैटरीज टू बी रिप्लेस्ड बाय वायर्स। तो बैटरी को वायर से रिप्लेस कर दिया है। तो तुम ध्यान से देखो ये दोनों तुम्हें पैरेलल में नहीं है, 2R और R पैरेलल में है, तो 2R/3 हो गया, और फिर इस 3R के साथ सीरीज में, तो 3R प्लस 2R/3 हो गया, और C मल्टीप्लाई कर दिया है तो टाउ बन गया ये। क्लियर है? ए पार्ट और बी पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? करंट थ्रू बैटरी। तो देखो अगर हम कैपेसिटर को शॉर्ट करते हैं ए पार्ट में, कैपेसिटर को अगर हम शॉर्ट कर दें तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, अब बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही विजुलाइज करो, इधर 2R और R पैरेलल में, इधर 2R और R पैरेलल में, फिर सीरीज में, तो 2R/3 प्लस 2R/3 यानी 4R/3 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट हो गया 4R/3। तो इसका मतलब है करंट थ्रू दी बैटरी बन जाएगी 3E/4R ए पार्ट यस। का। यस सर। ठीक है, बी पार्ट का डायग्राम बना लो क्योंकि हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो बी पार्ट के लिए देखो ध्यान से, तो हम कैपेसिटर वाले ब्रांच को कर दे रहे हैं ओपन, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। तो अब बैटरी से कितना करंट है वो हमको निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट अब निकालोगे अगर, तो देखो ध्यान से, आर और 2R सीरीज में, 3R नीचे भी 3R, और 3R और 3R पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R/2। क्यों? तो आई बैटरी से जो करंट है वो हो जाएगा 2E/3R, ठीक है। और इसके बाद जब ये करंट इन दोनों में डिवाइड होगा, ये करंट जब इन दोनों में डिवाइड होगा तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी E/3R और E/3R, इधर से और इधर से वापस बैटरी को। सी पार्ट के लिए हमें VA माइनस VB की जरूरत पड़ेगी। तो VA माइनस VB निकालने का मतलब है कि A से चल के हमें B तक आना है। तो A से जब B की तरफ आएंगे तो पहले -IR आएगा, फिर +2IR आएगा, तो ये हो जाएगा -IR एंड +2IR, जिसमें I का मतलब E/3R है, तो ये आ जाएगा IR। तो IR की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा E/3, ये भी आ रहा है, तो इस कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी CE/3, पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में टाउ इक्विवेलेंट को लिखेंगे हम लोग आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करना होगा? तो आर इक्विवेलेंट के लिए हम लोग बैटरी को शॉर्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो, जब हम बैटरी को शॉर्ट करेंगे यानी वायर से रिप्लेस करेंगे, तो एक तरह से ये दोनों पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और फिर ये दोनों सीरीज में। तो 2R/3 यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 4R/3 आ जा रही है, ठीक है ना। तो एक तरह से कोइंसिडेंटली वैल्यूज ऐसी हैं कि ये ए पार्ट वाले आर इक्विवेलेंट से मैच कर रहा है, कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ की वैल्यू हो जाएगी 4RC/3। तो यहाँ से स्मॉल q इज इक्वल टू CE/3 ब्रैकेट 1 माइनस e⁻ -3t/4RC। देख लीजिए, बताओ कोई स्टेप बताना है तो।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। देखो पहली बार इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर हम, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट अपीयर हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेसिक बातें ध्यान से अगर सोचें, सबसे पहले तो बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर इस केस में आइडियल है या नॉन आइडियल है, तो देखो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब यही है कि वो आइडियल वोल्ट मीटर है, ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर का थ्योरी ये है कि आइडियल वोल्ट मीटर इज ओपन सर्किट। तो तुम चाहो तो वोल्ट मीटर को सर्किट से हटा ही दो, जिससे कि हमें थोड़ा कम दिखेगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो वोल्ट मीटर हटा दो। हाँ, वोल्ट मीटर में जो प्लस और माइनस बने हुए हैं, इसका ये मतलब होगा कि ये वोल्ट मीटर हमेशा VA माइनस VB की वैल्यू ये देगा, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा जो इस क्वेश्चन में बनाया हुआ है वो ये कि इस क्वेश्चन में हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये जनरल RC सर्किट है, ठीक है, क्योंकि बना वो इस तरह से है कि लगेगा वैसे ही। लेकिन अगर हम इसको वोल्ट मीटर हटा दें और इसको रीड्रॉ करें, इसको देखना ध्यान से, ठीक है, तो ये सर्किट ये निकल के आएगा। देखो, ठीक है, जिसमें ये कैपेसिटर है 40 माइक्रोफैरेड, ये रेजिस्टेंस है 25 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस है 50 किलो ओम, और ये कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड, और बैटरी दी हुई है 5 वोल्ट। ये पॉइंट है पॉइंट ए और ये पॉइंट है पॉइंट बी, सिंपली। और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो VA माइनस VB है। अब तुम ये बताओ कि क्या ये जनरल RC सर्किट है? मैं कहूँगा ये जनरल RC सर्किट नहीं है, ये एक तरह से दो RC सर्किट का सुपरपोजिशन है। क्यों जनरल RC सर्किट नहीं है? क्योंकि अगर तुम देखो पॉइंट, ये वाला पॉइंट C और पॉइंट C और D के बीच में जो वोल्टेज है वो हमेशा 5 वोल्ट मेंटेन है। तो ऐसे समझ लो कि ये दो सिंपल RC सर्किट हमको एक साथ उसने दे दिए हैं। ये जो ऊपर वाला सर्किट है इसमें जो करंट और चार्ज होगा, और ये जो नीचे वाला सर्किट है इसमें जो करंट और चार्ज होगा, वो आपस में डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों को हमने सेम सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ एक रेजिस्टेंस डाल दें तो फिर ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस डालने के बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस करंट और इन दोनों की करंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा 5 वोल्ट रहेगा। यानी एक RC सर्किट ये ऊपर वाला है और एक RC सर्किट ये नीचे वाला है, और आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक। तो मतलब ये है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, अब कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सिंपल RC सर्किट के तो तुम्हें फॉर्मूले भी मालूम है। तो मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ चार्ज जाएगा Q1 और करंट की वैल्यू होगी I1, और नीचे की तरफ करंट की वैल्यू होगी I2 और चार्ज जाएगा Q2। तो Q2 इसके ऊपर आ जाएगा प्लस Q2 माइनस Q2, और Q1 इसके ऊपर आ जाएगा प्लस Q1 और माइनस Q1, और 5 वोल्ट का बैटरी है, यानी E दोनों के लिए सेम रहेगा। बताओ कुछ क्लिक हुआ? क्या है क्वेश्चन ये? यस सर। अब देखो, अब हमसे क्या पूछा हुआ है, वैसे तो हमें इसमें सॉल्व करना पड़ेगा ऑप्शन BCD के लिए, बट अगर केवल A ऑप्शन की बात करता तो A ऑप्शन निकाल सकते थे हम लोग आसानी से। A ऑप्शन में पूछा हुआ है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग की क्लोज होने के तुरंत बाद। अब मुझे ये बताओ कि की क्लोज होने के तुरंत बाद कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है? की क्लोज होने के तुरंत बाद कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है? शॉर्ट वायर की तरह। और हमें VA माइनस VB निकालना है, तो देखो ये वायर हो जाएगा, तो हम इस रास्ते से चल के बैटरी से होते हुए अगर यहाँ पहुंच जाएं, देखो ध्यान से जो रास्ता मैंने बनाया है,
तो तुम्हें पता चलेगा कि VA माइनस VB की वैल्यू -5 आएगी और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ना तो इसमें करंट होगा ना इसमें करंट होगा, यानी कि करंट जीरो। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अगर VA माइनस VB निकालना है तो हम इस रास्ते से जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर वाली ब्रांच हो गई है ओपन। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब हम इस रास्ते से जाएंगे तो VA माइनस VB की वैल्यू +5 आएगी। ए ऑप्शन अगर केवल निकालना होता तो हमें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, बट बी सी डी के लिए हमें एज्यूम करने पड़ेंगे चार्जेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब तुम डायरेक्ट बता ही सकते हो इनफैक्ट। चाहो तो पहले एक एक दो जो खास बातें वो देखो, जैसे पहले सर्किट का जो टाउ1 होगा वो R1 इंटू C1 होगा, और R1 इंटू C1 अगर निकालोगे तो ये आएगा 1000 मिली सेकेंड। तो क्या इसको देखो ध्यान से, तो 1 सेकेंड लिख सकते हैं। और टाउ2 निकालोगे अगर R2C2 तो ये भी 1 सेकेंड आएगा। खैर इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो उसने कैलकुलेशन इजी करने के लिए दिया हुआ है। तुम ये बताओ सिर्फ Q1 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 इंटू ई ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ1। I1 कितना होगा, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी E बाई R1 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ1। इसी तरह Q2 कितना होगा, Q2 होगा C2 इंटू ई 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ2। और I2 कितना होगा, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी E बाई R2 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ2। ये दोनों जो मैंने लिखे हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है सिंपल आरसी सर्किट का। क्यों ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि ये दो सिंपल आरसी सर्किट ही हैं, बस ये कि एक साथ कनेक्ट है बैटरी पे, अलग अलग कनेक्ट करके भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 वोल्ट कब होगा, तो देखो VA माइनस VB निकालते हैं। तो VA माइनस VB निकालने का मतलब है कि A से चल के B तक जाना है। तो अब A से चल के B तक जाने के लिए चाहे तुम इधर से इधर पहुंच जाओ या फिर तुम इधर से इधर पहुंच जाओ, कहीं से चले जाओ, वो काम उतना ही करना है। तो VA माइनस VB में अगर मैं निकालूं तो इसको लिख सकता हूँ Q2 बाई C2 प्लस Q2 बाई C2, और ध्यान से देखो तो माइनस I1 R1। तो ये वैल्यू रख दो और इस वैल्यू को 0 कर दो, कितना आएगा, तो Q2 बाई C2 निकालोगे तो ये आएगा E 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, टाउ1 टाउ2 को 1 रख दिया है। और I1 R1 निकालेंगे तो ये आएगा ई टू द पावर माइनस टी, तो इसको करना है हमको 0। तो यहाँ से देखो ई टू द पावर माइनस टी की वैल्यू आएगी 1/2। तो यहाँ से टी की वैल्यू ln2 आ जाएगी, बी ऑप्शन। फिर सी ऑप्शन में करंट इन द एमीटर बिकम्स 1/e आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये तो हमको मालूम ही है कि 1 सेकंड का मतलब है कि टाइम कांस्टेंट, तो 1 टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट होगा सर्किट में, करंट आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, तो 1 टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट होता है वो इनिशियल करंट अपॉन ई होता है या नहीं होता है, सीधे सीधे भाई करंट का फॉर्मूला ये तो लगाएंगे कि आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ दोनों के लिए सेम ही है। तो 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे आई नॉट अपॉन ई हो जाएगा, क्योंकि 1 दोनों का सेम दिया है। और फिर डी ऑप्शन में कह रहा है करंट इन द एमीटर बिकम 0 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो ये भी सही है। क्यों, व्हेन कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज्ड, when capacitors are fully charged then current will be 0। देखो क्लियर है या नहीं। फिर टाउ1 और टाउ2 कैसे निकाला? अरे दोनों सर्किट अलग अलग हैं, R1 C1 R2 C2। लेकिन फिर आर इक्विवेलेंट भी फिर वो दूसरे सर्किट से भी तो जा सकता है। नहीं बात समझो, सबसे पहले मैंने इसी बात पे समझाई ये बात कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन उसने दिया है, जो दिखने में तो लग रहा है कि जनरल आरसी सर्किट है, बट ये जनरल आरसी सर्किट है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के अक्रॉस बैटरी तो 5 वोल्ट ही लगी है ना। तो इसका ये मतलब होगा कि पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में जो वोल्टेज है वो हमेशा 5 वोल्ट मेंटेन है। तो ऐसे समझो कि ये दो अलग अलग आरसी सर्किट हैं, आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बताओ, सप्लाई सेम यस होने की वजह से।
जैसे ऐसे समझो कि जैसे एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2 और इधर बैटरी है। बताओ, तो तुम R1 में करंट क्या बोलोगे? R1 में जो करंट होगा ई वो आर E वन बाई R1 बोलोगे ना, R2 पे डिपेंड यस नहीं सर, ई करेगा। बाय सिमिलरली R2 में जो करंट होगा वो E बाई R2 होगा, वो R1 पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सर्किट है जिसको पैरेलल तो बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन क्योंकि सप्लाई सेम है इसलिए हम इनको इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं कि एक R1 E के साथ लगा हुआ है और एक R2 E के साथ लगा हुआ है। तो यही हो रहा है इस क्वेश्चन में। उसने बहुत इंटेलिजेंटली बनाया क्वेश्चन। दिखने में तो थोड़ा डरावना सा लग रहा है लेकिन है वही बेसिक, क्योंकि सिलेबस में उतना ही है। यस सर, समझ गया। अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस पुट कर दें इस क्वेश्चन में तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर ये इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि फिर वो बात नहीं रह जाएगी जो खास बात थी इसकी। क्लियर है? यस तो इसमें इतना ही है कैपेसिटर में। तो आज सर्किट भी यहाँ पे खत्म होता है।